नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और 11 बजे सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है और प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू हुई। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां पर प्रश्नकाल की कार्रवाई चल रही है। टीम में अनाउंसमेंट हुई ऑन रिकॉर्ड, आज तक डिपार्टमेंट के पास इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो जिनने करी थी उनसे, क्योंकि आप भी कांग्रेस के सदस्य, वेरीफाई करा लो कि बात करी या कागज चलाए। मगर आने वाले भविष्य में कोई डिपार्टमेंट के पास प्रपोजल आएगा तो जरूर उसको कमेटी के आगे स्क्रूटनाइज भी कराएंगे। और अब तक जो क्राइटेरिया था सब डिवीजन, तहसील, सब तहसील बनाने का, उसमें माननीय अध्यक्ष जी बहुत ज्यादा वेरिएशन थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी। अब उसको भी हम जल्द रिवाइज करकर नया क्राइटेरिया बनाएंगे कि जिससे मशरूमिंग भी ना हो। जैसे नीरज जी कह रहे हैं मेरी अकेली विधानसभा है, अकेली विधानसभा आपकी नहीं है, कई विधानसभाएं हैं जिनमें आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर रेवेन्यू का पूरी तौर पर नहीं बन पाया। मगर उसको कैसे बाइफरकेट किया जाए, कैसे हरियाणा प्रदेश के 140 ब्लॉक्स को प्रॉपरली विलेज कनेक्टिविटी और पॉपुलेशन बैलेंस के साथ ऑफिसर्स दिए जाए, ये हमारा लक्ष्य है। हाँ जी, जयवीर सिंह जी नहीं है। श्री नैना सिंह चौटाला जी 24। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसका कई भाग का उत्तर है। चरखी दादरी में गर्भवती महिलाओं के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं प्राइवेट एम्पैनलमेंट सेंटरों द्वारा प्रदान की जा रही है। कई भाग का उत्तर है। जिला सिविल अस्पताल चरखी दादरी में विशेषज्ञों के रिक्त पदों की भर्ती प्रत्येक मंगलवार को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से एनएचएम के द्वारा की जा रही है जब तक रिक्त पद नहीं भरे जाते। गै भाग का उत्तर एक्सरे की सुविधाएं जिला सिविल अस्पताल चरखी दादरी में पहले से ही उपलब्ध है तथा सीएचसी गोपी व सीएचसी जोजूकला में एक्सरे की सुविधाएं देने बारे में प्रस्ताव विचाराधीन है। अध्यक्ष जी, ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में मैंने कहा है, वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड मशीन है, पर मैं महिलाओं के लिए कहूंगी कि बसों में आना, पहले सिविल हॉस्पिटल जाना, फिर प्राइवेट सेंटर्स में जाना तो बहुत मुश्किल है। दादरी सिविल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हुई है, पर वो बहुत लंबे समय से मशीन जो है वो बंद पड़ी है। तो मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि आप वो मशीन ठीक करवा दीजिए। और एक जो हड्डी एक्सरे मशीन है जो हड्डियों की, वो सिर्फ उसका टाइम जो है वो 2 बजे तक का है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कहूंगी कि गांव से जब कोई चल के आता है बसों में तो वो 2 बजे तक तो वैसे ही एक महिला काम करके आती है और 2 बज जाते हैं उसको, तो एक उसका समय बढ़ाने का काम करें। दूसरा, सीएचसी गोपी और सीएचसी जो है जोजूकला, इनमें अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाई जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे अभी पोस्ट जो खाली हैं 7 पोस्ट सैंक्शन की हुई है चरखी दादरी में एनएचएम के तहत, और उनका हर हफ्ते हर मंगलवार को सीएमओ के ऑफिस में इंटरव्यू होता है और जब वो पोस्ट फिलअप हो जाएगी तो अल्ट्रासाउंड मशीन भी काम करने लग जाएगी। उसके बाद जो 2 गोपी और जोजू कला जो पीएचसी है उसके अल्ट्रासाउंड जो एक्सरे मशीन है उसके ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं, जल्दी उसकी प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। और सीएचसी लेवल पर अल्ट्रासाउंड की अभी सुविधा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब जैसे दादरी में अल्ट्रासाउंड मशीन तो है लेकिन वहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो जब रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल होंगे तो वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। जो मंत्री जी, हमारे जो बाल वार्ड आपने बनाया, बच्चों का जो सेंटर बनाया, वो लंबे समय से वहाँ डॉक्टर ना होने की वजह से टोटली बंद पड़ा है। उसमें मिट्टी चढ़ रही है, तो वहाँ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भेज दो आप, ताकि कम से कम बच्चों का इलाज हो। और दूसरा, जो हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन है
उसमें जितनी भी कैसेट से एक्सरे किए जाते हैं वो सारी की सारी पुरानी है, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही लोगों की। दादरी सिविल हॉस्पिटल का अध्यक्ष जी बहुत बुरा हाल है, तो मैं तो आपके माध्यम से मंत्री जी को कहूंगी कि थोड़ा सा दादरी हॉस्पिटल की तरफ से आप अपनी टीम भेज के उसका थोड़ा सा जो मशीनें खराब पड़ी है उनको बदलवा दीजिए और एक आधा डॉक्टर भेज के लोगों को सुविधा उपलब्ध करवा दीजिए। अभी जो डॉक्टर्स की जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा, तो गायनिकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, पीडियाट्रिशियन, जनरल फिजिशियन, ईएनटी सर्जन और साइकेट्रिस्ट, इन सभी की पोस्ट सैंक्शन की हुई है और हर मंगलवार को इंटरव्यू हो रहा है। तो जो डॉक्टर आ जाएंगे वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और जो एक्सरे जो मशीन खराब है उसको ठीक करवा दिया जाएगा और उसका टाइम भी बढ़वा दिया जाएगा। थैंक यू। श्री गोपाल कांडा जी, श्रीमती निर्मल रानी जी, श्री घनश्याम दास जी। 2727 सर, आंसर लेट ऑन द। ऐसे मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि 15/5/2022 लगभग 7 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने इन 2 सड़कों के निर्माण की, इनकी चौड़ीकरण की और सुदृढ़ीकरण की घोषणा की थी। निश्चित रूप से घोषणा से ये स्पष्ट है कि इन सड़कों की हालत ठीक नहीं और प्रायः वहां दुर्घटनाओं का डर रहता है। जो वर्कशॉप रोड है वो शहर के बीचों बीच है और उस पर इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि उस पर चलना मुश्किल है। जो खजूरी रोड है उस पर बोर्ड प्लाई की इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़ी संख्या में किसान वहां उस सड़क के माध्यम से शुगर मिल को गन्ना सप्लाई करते हैं, तो वो ट्रालियां हमेशा उल्टने का भय रहता है और कई बार उल्टने के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि मामले की सड़कों की जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखते हुए 15/5/2022 को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अभी 7 महीने में उसका अनुमान जांच के अधीन है। यह विभाग की कार्य कुशलता को दर्शाता है। यदि अभी जांच के अधीन ही है अनुमान, फिर उसकी प्रशासनिक स्वीकृति होगी, फिर टेक्निकल सैंक्शन होगी, फिर टेंडर लगेगा, फिर वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। इस सारी प्रक्रिया के चलते हुए बहुत ज्यादा समय लगेगा और जो वहां के यातायात की सुविधा है जो सरकार ने दी हुई है उसके ऊपर बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से ये आश्वासन चाहता हूं कि उन सड़कों की स्थिति को देखते हुए कोई समय सीमा तय करें ताकि लोगों को ठीक सड़क उपलब्ध करवाई जा सके। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही कि माननीय मुख्यमंत्री की 22/5/2022 की 15/5/2022 की अनाउंसमेंट्स में दोनों सड़कों को लिया। हमने उसके बाद प्रदेश में घोषणा करी कि हर विधायक अपनी प्रायोरिटी लिस्ट थे और 25 करोड़ रुपया उसके अंदर हम सिलेक्ट करने का काम करेंगे। माननीय विधायक यमुनानगर ने 15 सड़कों का 24.85 किलोमीटर का और 24 करोड़ 53 लाख रुपए का प्रायोरिटी लिस्ट में काम दिया, जिनमें ये 2 सड़कें नहीं थी। फिर भी अगले बजट के अंदर एक का जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए फाइल डिपार्टमेंट में बन चुकी है, उसको हम इमीडिएटली टेकअप करेंगे अगले बजट में। और जो सेकंड पैच इनने बताया है जो 2 किलोमीटर का है, क्योंकि अब तक उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए ही नीचे से प्रोजेक्ट बन के नहीं आया, तो उसको इन फ्यूचर टेकअप करेंगे। मंत्री जी एक मिनट, कोई आप इसकी समय सीमा नहीं तय कर सकते कि कितनी देर में अनुमान बनेगा, कितनी देर में अनुमान होकर के सैंक्शन ऊपर जाएगा, कितनी देर में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाएगी, कितनी देर में? ये कोई ऐसा कोई चार्ट बना करके क्या अधिकारियों को नहीं दे सकते कि आपके पास फाइल आई है? और वैसे भी राइट टू सर्विस एक्ट के अंदर कितनी देर फाइल किसके पास रहती है, इसको थोड़ा सा देखिए जरा। अध्यक्ष महोदय, सुझाव आपका बहुत अच्छा है, मगर कल प्रदेश का बजट भी आ रहा है और उस बजट के अंदर
एक मिनट मेवा सिंह जी, ऐसे नहीं, ऐसे बीच में नहीं, ऐसे नहीं। अध्यक्ष महोदय, जो आपने बात कही, प्रदेश के बजट से डिपार्टमेंट्स को पैसे अलॉकेट किए जाते और उसमें डिपार्टमेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो प्रायोरिटी किन प्रोजेक्ट्स को। नहीं, आपने इस बार आपने 25 करोड़ रुपए के मांगे, 250 करोड़ रुपया प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की प्रायोरिटी उन्होंने दे दी। वो 25 करोड़ की प्रायोरिटी मैंने भी दी हुई है, मुझे भी 4 महीने हो गए, पर लेकिन 4 महीने के अंदर वो कहाँ है, उसका क्या हुआ, किसी को नहीं पता। अध्यक्ष महोदय, आपका भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैं देख के अभी बता सकता हूं। हाँ, देख लीजिए कितना मेरे पास कब हो गया। आपके पंचकुला विधानसभा के अंदर हमारे पास आपकी तरफ से 6 सड़कों का 26.30 किलोमीटर का 29 करोड़ का, हाँ जी, आपने भेजा है और वो आज हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पे टेंडर प्रोसेस के लिए डल चुका। तो आप चाहते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बताऊं तो मैं हर विधायक का बता मेरा ये कहना है कि कोई टाइम हमारे 2 विधायक हैं, माननीय विधायक पानीपत और माननीय विधायक गुड़गांव, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारी कोई सड़क ही नहीं है। अब उनकी तरफ से एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनकर आया। अगर जो बात घनश्याम जी ने कही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट मैंने तो जो बात आपको कही वो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि कोई टाइम फ्रेम बना दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया है, इसमें मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो जो विधायक के क्षेत्र में 25 करोड़ की सड़कों की बात कही गई है, जो खजूरी मार्ग है उसका एस्टीमेट ही 27 करोड़ से ऊपर का है, तो इसलिए वो उसमें नहीं आई। और दूसरा, वर्कशॉप रोड मैंने अपनी सूची में एक्सचेंज के माध्यम से चंडीगढ़ विभाग को भेजी थी और विभाग ने अपनी इच्छा से एक सड़क उसमें काटी और वो सड़क संयोग से वर्कशॉप रोड थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी घोषणा की थी। विभाग ने अपने आप ये निर्णय कैसे ले लिया? जब विधायक की सहमति से सड़कें दी जानी थी तो कम से कम उस सड़क को काटना था, विधायक की सहमति ले लेते। हो सकता है मैं 2 दूसरी सड़कें कटवा देता, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत एक सड़क है जिसकी बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था है, जिस पर चला नहीं जा सकता, जिस पर दुर्घटनाएं होती है, मैं उसमें रखवा लेता। तो विधायक को 25 करोड़ रुपए दिए गए, क्या उसका विभाग के अधिकारियों ने, जो विधायक ने सूची भेजी है, उसमें से काटने का उसको अधिकार अगर अधिकारियों को है, कम से कम मेरे से जानकारी तो ले लेते, मुझे बता तो देते, ताकि मैं वर्कशॉप रोड जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार बननी चाहिए थी उसको तो बनवा लेता और मुख्यमंत्री जी की घोषणा का मान सम्मान हो जाता। माननीय सदस्य ने खुद ही अध्यक्ष महोदय बताया कि जो सड़क इनने प्रपोजल में भिजवाई, खजूरी रोड जिसको बोला जाता है, वो खुद 25 करोड़ से ज्यादा की। अगर मैं इनकी जगह होता और शायद ये तो वर्कशॉप रोड की बात, मैं उसमें भी आ रहा हूँ अध्यक्ष, अगर मैं इनकी जगह होता और मुझे लगता कि सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट ये सड़क है तो मैं 25 करोड़ में एक ही प्रोजेक्ट डालता, मगर इनने अपने क्षेत्रफल को देखते हुए ज्यादा काम हो, और उस काम के अंदर भी सरकार ने 3 प्रोविजन बनाए। पहला, जिसके अंदर हमने सिर्फ जहां रीकारपेटिंग होनी है उसको प्रायोरिटी 1 लिस्ट में ली, जहां आरबीएम डल के स्ट्रेंथनिंग होकर कारपेटिंग होनी है उसको प्रायोरिटी 2 में लिया, और जहां पर वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग और कारपेटिंग होनी है उसको प्रायोरिटी 3 में लिया। विधायक ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी कि ये सड़कें बनाई जाए, और उन रिकमेंडेशन को डिपार्टमेंट ने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 के हिसाब से उठाया। पहले जितनी कारपेटिंग के लिए सड़कें थी उनको हमने टेकअप किया, उसमें अगर कोई रही है तो वो हमारे ऑफिसर्स की कमी नहीं है, वो तो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 क्राइटेरिया के अंदर जो जो सिस्टम ने उठाई उसके ऊपर से डिपार्टमेंट ने काम किया। सिर्फ इतना निवेदन है कि जो मैंने सूची भेजी उसमें विभाग के अधिकारियों ने यदि किसी सड़क को काटना था, कम से कम मेरी सहमति तो ले ली जाती, मैं कम इंपॉर्टेंट सड़क को कटवा देता और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सड़क बनने वाली है उसको बनवाने का निवेदन कर देता, प्रार्थना कर देता। तो वो भी पूछना उचित नहीं समझा विभाग के अधिकारियों ने। जी, माननीय सदस्य ने फिर इंपॉर्टेंट की बात करी है, मैं इनको अश्योर कर रहा हूं कि नेक्स्ट बजट के अंदर, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी इस बार 25 करोड़ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, फंड लिमिटेड थे, अगले बजट के अंदर क्योंकि सीएम अनाउंसमेंट है हम जरूर इसको टेकअप चलिए कहते हैं। 1 सेकंड दूंगा कि भाई प्रायोरिटी कौन सी है, ज्यादा खराब होनी चाहिए वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, या सबसे कम खराब है वो होनी चाहिए।
ये प्रायोरिटी तो विधायक को तय कर लेने दो, विधायक को तय कर लेने दो कि प्रायोरिटी कौन सी उसकी है। अगर अमाउंट तो आपने फिक्स कर दिया, अमाउंट तो फिक्स कर दिया आपने, अमाउंट तो फिक्स कर दिया, उसी अमाउंट में विधायक मांग रहा कि मेरी पहले ये सड़क बन जाए। बैठ जाइए प्लीज प्लीज। वरुण चौधरी जी 28 सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा इन्होंने पूछा, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अनुसार सरकार के पास किसी अचल भी संपत्ति। जरा आवाज, माइक थोड़ा नजदीक कर। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अनुसार सरकार के पास किसी भी अचल संपत्ति पर खंभा व टावर लगाने की पूरी शक्तियां ये पूरे देश में लागू है। यदि कोई व्यक्ति उधर से गुजर रही लाइन के नीचे आवासीय भवन का निर्माण करता है तो ऐसे खंभे व लाइन को शिफ्ट करने के फिजिबिलिटी, और रास्ता भी वही देगा, शिफ्ट करने की लागत जमा करवानी होती है। बिजली का खंभा व लाइन शिफ्टिंग की लागत CEA और जो HERC की गाइडलाइन है उसके तहत ली जाती है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि पूरी शक्तियां हैं, पर इन शक्तियों का दुरुपयोग विभाग द्वारा किया जा रहा है। एक कनिष्ठ अभियंता, जूनियर इंजीनियर एक रेखा चित्र बना देते हैं कि यहां से खंभा और लाइन जाएगी, तारें जाएंगी, उसे कोई जांचता नहीं, कोई अधिकारी, कि ये लाइन किसी के निजी भवन से जा रही है, किसी के निजी जमीन के ऊपर से जा रही है, या ये सरकारी जमीन के ऊपर से भी जा सकती है। ये सोचा ही नहीं जाता, कोई चेक ही नहीं करता। और सर, जब हटाने की बारी आती है तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक फाइल जाएगी, उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कितने समय में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो हैं उसको फाइनल करेंगे। और सर, एफिडेविट, शपथ पत्र मांगा जाता है उस भू मालिक से कि यदि राइट ऑफ वे का, कि अगर किसी ने भी रोक दिया तो हम जिम्मेदार नहीं है, हम पूरा नहीं करेंगे। सब जब लाइन बिछाई जाती है तब तो कोई उस जेई से एफिडेविट नहीं लिया जाता था। तो जनता के ऊपर सर बोझ डाला जा रहा है, और सर पूरी की पूरी नई संरचना का पैसा लिया जाता है। सर, चाहे वो खंभा 2 महीने पहले लगा, वो तार 2 महीने पहले लगी है, पर जनता से पूरे के पूरे कील से लेके नट बोल्ट से लेके खंभा, तार, पिन, हर चीज के नए पैसे लिए जाते हैं, पूरे नए के पैसे लिए जाते हैं। और कहा जाता है कि ये जितना भी पुराना सामान है वो सारा स्टोर में जमा होगा। सर, वो स्टोर में भी जमा नहीं होता। ये तो सर एक जांच का विषय है। मैं चाहूंगा कि ये लोक उपक्रम जो समिति है वो जांच करे कि वो सामान वापस भी जाता है, और सर वापस क्यों जाए। अगर वो खंभा 2 फुट 4 फुट हिलना है तो उसको वहीं पे लगा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। पूरे का पूरा नया पैसा सर, और वो 20,000 से लाखों रुपए जनता के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। सर, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा, और सर यही नहीं, 10% डिपार्टमेंटल चार्जेस, 18% GST, लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्ट, पूरे का पूरा भार जिसकी कोई गलती नहीं हरियाणा वासी की, उसके ऊपर वो सारा का सारा बोझ डाल दिया जाता है कि भाई आपके रिहायशी इलाके से, आपकी जमीन के ऊपर से अगर तार निकल रही है उसको निकलवाना उसके लिए टेढ़ी खीर है। तो मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि इसकी समीक्षा की जाए और जनहित में इसमें बदलाव किए जाए। धन्यवाद। सर, जितना ये कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी अगर इन्हें ऐसा लगता है कहीं इस तरीके की घटना हुई है तो मेरे नोटिस में मैं इसकी जांच करवाता हूं और मैं मदद करूंगा। पर सरकार अपने तरीके से करती है, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि जिसके चाहे हम कर लें और लोग कर लें, उन पे चेक लगा हुआ है, सब करते हैं, मैं मॉनिटरिंग करता हूं, ऐसा कहीं भी नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, ये समस्या पूरे प्रदेश की है। एक मिनट, मुझे भी जरा, मैं मंत्री जी आपने बहुत अच्छा किया, कहा कि भी समीक्षा कर लेंगे इसकी, पर मैं व्यक्तिगत इसका पीड़ित हूं कि जिस व्यक्ति की जमीन पर 20 साल पहले उससे बिना पूछे, बिना उसकी इजाजत लिए आपने बिजली का पोल लगा दिया, वो क्या 20 साल तक आपने उसकी जमीन यूज की है? क्या वो किराए का हकदार नहीं है? उसके ऊपर रेंट का हकदार नहीं है? आप ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जो 2 फुट सिर्फ शिफ्ट करना है खंबा तो वही लगना है, तारें वही लगनी है, एस्टिमेट पूरा बन जाता है।
तो ये बड़ा एक मतलब लगता है कि इसको देखने की जरूरत है। देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो मैं इन्हें कहूंगा कि मेरे नोटिस में लाए। अगर कहीं ऐसा हुआ है तो उसकी हम जांच कराएंगे और नए में ये नहीं होने देंगे, नए में नहीं होने देंगे। जैसे आप देख रहे हैं सदन में भी ये पूरे के पूरे प्रदेश की है। ये जो नई संरचना का भार डाला जा रहा है ये गलत है। जो खंभे जो तार पहले ही लगी हुई है उसी का उपयोग करना चाहिए। और ये जो डिपार्टमेंटल चार्जेस लिए जा रहे हैं, लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्ट, जीएसटी, इस पर ध्यान देना चाहिए। उसका क्या कसूर है? और इसको राइट टू सर्विस में भी लाना चाहिए। कोई समय सीमा ही नहीं है। कोई पैसे दे देगा तो उसका खंभा हट सकता है सर, नहीं तो उसका खंभा जो है उसकी निजी जमीन में से हट नहीं सकता। ये आज इस प्रदेश के हालात है। एक हो गया। मैं 1 मिनट कहता हूँ। मैं माननीय मंत्री से ये कहना चाहूंगा मंत्री जी कि अगर इस तरीके की कोई इनके नोटिस में तो मुझे लाए, मैं उसको ठीक करवाता हूँ और आगे इस बात के लिए साफ गाइडलाइन तय करते हैं कि ऐसा नहीं। ऐसी कोई गाइडलाइन पॉलिसी ऐसी बनाइए कि अगर वो मटेरियल रीयूज हो सकता है तो उसको रीयूज करें। कोई अगला जो हमारा 2003 के जो है ना जी 67-69 के तहत लाइसेंसी के कार्य नियम बनाने का इरादा हम कर रहे हैं जिसके ऑलरेडी। माननीय सदस्य ने जो बात कही ये कोई हरियाणा स्पेसिफिक बात नहीं है। पूरे देश के अंदर पावर जो हमारी यूटिलिटी कॉरपोरेशन है उनके एक्ट्स 1800 की सदी के अंदर ब्रिटिश राज से बने हुए। तो अगर जो बात इनने कही कि इससे पीड़ित लोग हैं, एक बार ही हमें और स्टेट्स का पावर डिपार्टमेंट मंथन करा लेगा, कमेटी बना देते हैं और उनकी जो रिकमेंडेशन होगी इन फ्यूचर उनको एक्सेप्ट। ऐसा एक मिनट सर, कोई भी कानून कोई भी नियम बनते हैं वो जनहित के लिए बनते हैं, जनता के हित के लिए बनते हैं। अगर जनहित के अंदर नहीं है तो उनको बदला भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बदले नहीं जा सकता। इसलिए मैं बोला हूं कि कमेटी बना के इसका मंथन करा लेते हैं कि कौन सी स्टेट्स क्या कर रही है। कृष्ण मीरा जी 29 भाई मैं स्पीकर के साथ साथ एक जनता का रिप्रेजेंटेटिव भी हूं, मुझे अपनी जनता की बात भी तो रखनी है। नहीं वो ठीक है पर नहीं फिर सुझाव तो दे सकता हूं कि नहीं। हाँ श्रीमान जी, हांसी ब्रांच की बुर्जी संख्या 1,83,000 से बुर्जी संख्या 1,98,000 में सीमेंट कंक्रीट साइड लाइनिंग का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है और इस पहुंच में साइड लाइन का कार्य जून 2024 तक पूरा होने की संभावना है। हांसी शाखा की बुर्जी संख्या 1,83,000 से बुर्जी संख्या 1,98,000 तक की साइड का लाइनिंग वर्ष 1972-73 के दौरान की गई थी और वर्ष 2002 के दौरान कुछ मरम्मत का कार्य किया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और दलाल साहब का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। जब भी मुख्यमंत्री जी के उसमें ये बोलते हैं तो मेरा काम पूरा हो जाता है। पिछली बार भी छठ पूजा के लिए मैंने घाट मांगा तो इन्होंने मंजूर करने का काम किया, लेकिन मेरा एक निवेदन और प्रार्थना है कि समय अवधि को थोड़ा सा कम किया जाए तो बेहतर रहेगा। इस वर्ष में जो नवरात्रे आएंगे दीपावली के आसपास, उस तक उसे पूरा किया जाए तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि ये मेरा एक आप लोगों से नम्र निवेदन है। और एक बार पुनः मैं आप सबका माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस काम को जल्दी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि इस नहर में पानी चलता रहता है, बंद ही कम आती है। पानी जब बंद होता है तभी इसका लाइनिंग की जा सकती है, इसलिए हमने थोड़ा टाइम ज्यादा दिया है, लेकिन जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। श्री भारत भूषण बत्रा जी। सर 30 नंबर। महोदय, नगर निगम रोहतक द्वारा 2019 से अब तक सड़कों की मरम्मत के लिए जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उन पर 42.81 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इसके अतिरिक्त 0.83 करोड़ रुपए की कार्य प्रगति पर है और 4.65 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया में है। विवरण इसके लिए अटैच कर दिया गया है। ख तथा ग, सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में 162.38 करोड़ रुपए तथा 2022-23 में 16/2/2023 तक
152.88 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसका भी डाटा अटैच कर दिया गया है। ऑनरेबल स्पीकर सर, लगता है कि डिपार्टमेंट में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नाम की चीज नहीं है। मैंने विधानसभा के थ्रू एक क्वेरीज लगाई और उस क्वेरीज के अंदर रिप्लाई ये आया कि रोहतक को किसी भी कोई भी ग्रांट नहीं दी गई है। वो रिप्लाई मेरे पास है, कहो तो मैं सदन के सामने पेश कर दूंगा। और उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है स्पीकर सर कि इस सरकार ने रोहतक को खड्डों का शहर बना दिया है। इन्होंने माना है कि 24 सड़कें टूटी हुई हैं। इन्होंने माना है रिप्लाई के अंदर जो क्वेरीज मैंने पहले इनसे ली थी उनमें कि सेक्टर 1, 2, 3, 4 की सड़कें टूटी पड़ी हैं और सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पता नहीं कहां से अमाउंट किस हिसाब से कर रहे हैं, जब वहां पर मैंने बजट का एस्टीमेट मांगा है और कुछ मांगा है। और उसके बाद सर इन्हीं के पार्टी के मेयर हैं, वो मेयर कहते हैं रोहतक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज फेल्ड टू एड्रेस द प्रेसिंग कंसर्न ऑफ द सिटी रेजिडेंट्स एंड इवन द टॉप अथॉरिटीज, citing lack of funds and expressing helplessness in the fulfilling their demands. I have tried to do my best, but have not been able to ensure the prevalence of the roads, parks, sewerage, and other amenities, etc. This is their stand. They say. और उसके बाद सर मुख्यमंत्री जी आदरणीय बैठे नहीं है यहाँ पर। मैंने इनसे ब्यौरा मांगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 2019-20, 20-21, 21-22 में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर म्युनिसिपल कमेटी ने खर्च किया, तो जवाब है 000। कहां से पैसे खर्च किया, कहां से दिखा रहे? कैपिटल एक्सपेंडिचर तो रोड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और आप अपने उसमें दे रहे हैं, या वो जवाब गलत है या आज सदन के सामने है वो जवाब गलत है। और उसके बाद ठीक है कि करनाल पे मेहरबान है, वहां थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हिसार के मंत्री हैं बैठे नहीं है, उनमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर है। आदरणीय मुख्यमंत्री ने एक जाट कॉलेज में 4 मई 2022 को एक उनका सम्मेलन हुआ था। उसमें घोषणा की थी कि मैं रोहतक को 120 करोड़ की ग्रांट की घोषणा करता हूं। कहां गए वो 120 करोड़? इट इज द अनाउंसमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर उन्होंने की। और उसके बाद साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बैठे हैं, हालांकि सवाल इनका है या कुछ है। दिल्ली रोड के बारे में मैंने शोर बचाया। अब दिल्ली रोड की कंडीशन जो है बंद तो गई है पर अच्छी नहीं है। बाबा मसनाथ के साथ से सड़क बोर की तरफ जाती है, इतनी टूटी हुई सड़क है, वहां पर कोई जा भी नहीं सकता किसी हालत में। सोनीपत रोड से नीचे नागल भवन की तरफ आओ तो वहां पर एकदम टूटी पड़ी है। सारे शहर में सब जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। तिलियार के सामने की सड़क की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। सरकार का तो हाल बुरा है ही है। इन्होंने सारे पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि पंचकुला में बुरा हाल है, खड्डे जो बने हुए हैं। पर आप शक्तिशाली आदमी हैं सत्ता के अंदर, आपसे डर के सब कुछ कर देते होंगे। इनको कहो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खड्डों की सरकार मत बनाओ। खड्डे को रिपेयर नहीं कर सकते। के साथ यहां पर
2021-22 में स्टेट फाइनेंस कमीशन से 57.55 करोड़ रुपए दिए गए। 2022-23 में 76.94 करोड़ रुपए दिए गए। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से 9.40 करोड़ रुपए दिए गए। 2022-23 में 9.61 करोड़ दिए गए। और रोहतक शहर को स्कीम फॉर कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी के 11.70 करोड़ दिए गए। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 2021-22 में 28.69 करोड़ रुपए दिए गए। स्टाम्प ड्यूटी के 13.32 करोड़ रुपए दिए गए। अमृत योजना के 47.62 करोड़ रुपए दिए गए। कुल 162.38 करोड़ रुपए 2021-22 में गए। 2022-23 में गए 152.88 करोड़ रुपए। इसके अलावा 29.66 करोड़ रुपए का लोन भी दिया गया था, ग्रांट दी गई थी लोन के रूप में, जिसको वापस रिकवर किया गया। पैसा दिया गया है और वो रोहतक शहर में लगा है। और जो है अभी भी आगे जो होगा लोकल बॉडी के माध्यम से लोकल जो वहां की चुनी हुई सरकार है वो काम करवाती है। सरकार के द्वारा जो उसका हक है रोहतक शहर को, जिस तरह से और हरियाणा के शहरों को दिया जाता है, रोहतक को भी दिया जाता है। ऐसे हो गया अकॉर्डिंग टू, मैं फैक्ट्स के हिसाब से बोलूंगा सर। ऐसे है जी कि पिछले 3 साल के ब्यूरो के अंदर इन्होंने दिया है 284 करोड़ रुपया एक्चुअल इनकम और एक्चुअल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 325 करोड़ है। जब इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही पूरा नहीं होता तो वो तो ग्रांटों के पैसे में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते होंगे और का पैसे लेके जाते होंगे। बात तो यह ना कि रेवेन्यू, इसीलिए इस बात के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल स्पीकर साहब आपसे कि एक आधे घंटे की एक डिबेट इस सदन के अंदर हो और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल कमेटी को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई ना कोई बात करनी चाहिए, चाहे वो स्टेट फाइनेंस कमीशन से पैसे आए, चाहे गवर्नमेंट ग्रांट दे। म्युनिसिपल कमेटियों को अपने फंड्स पे डेवलपमेंट के लिए छोड़ोगे नहीं हो सकता। सीएम जी भी इस बात के लिए एग्री करेंगे कि हमारे जितने तनख्वाह उसके है, तनख्वाह मुश्किल से पूरी होती है कुछ नहीं। जिन तक जगत पंचायतों को गांव में आप पैसे देते हैं तो शहरों में आप म्युनिसिपल कमेटी को अकॉर्डिंगली ग्रांट क्यों नहीं देते? इसके बारे में एक चिंतन का विषय है सर। धन्यवाद। सीताराम यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अटेली तहसील को उपमंडल के रूप में घोषित करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठित किया गया है। यदि यहाँ तो उसकी रिपोर्ट क्या है और अटेली को कब तक उपमंडल घोषित किए जाने की संभावना है? अध्यक्ष महोदय, कमेटी के पास अटेली का प्रपोजल आया हुआ है, अंडर कंसिडरेशन है सरकार की, और कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दी जा सकती क्योंकि बारी बारी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस की बाउंड्री सीलेज के नोटिस प्रदेश सरकार को भेजती रहती है। हम नए सेंसस का भी इंतजार करें और उसके साथ साथ एक रिव्यू एरिया पॉपुलेशन सब डिवीजन में तहसील में कितना होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में कितना होना चाहिए, उसका कर रहे हैं। जब उसकी रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद ये प्रपोजल कंसिडर किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 10/10/2017 को पत्र क्रमांक 2730 और 13/2/2020 को पत्र क्रमांक 3490 इनके द्वारा उपायुक्त महोदय नारोल के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें अटेली तहसील को उपमंडल बनाने के जो नॉर्म्स सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं वो सभी पूरे कर दिए हैं, जिसमें 16 पटवार हल्के 60 गांव सम्मिलित किए जाने प्रस्तावित हैं, जिनमें उपरोक्त प्रारूप के क्रमांक नंबर 1 से 14 पटवार हल्का व 52 गांव तहसील अटेली में स्थित है तथा 1 पटवार हल्का मुंडेखेड़ा जिसमें 4 गांव तहसील करनाल में स्थित है तथा 1 पटवार हल्का गुआनी जो 4 गांव तहसील नारौल में स्थित है। उपरोक्त 60 गांवों का कुल क्षेत्रफल 25,415 हेक्टेयर है तथा जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 1,29,019 है। प्रस्तावित उपमंडल की जिला मुख्यालय से दूरी 17 किलोमीटर है। प्रस्तावित उपमंडल में 1 अटेली व 1 पंचायत खंड अटेली है। इस प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित उपमंडल बनने के सभी मापदंड पूरे होते हैं। अतः
अटेली तहसील को उन्नत करके उपमंडल का दर्जा दिया जाना उचित होगा। ऐसी रिपोर्ट माननीय उपायुक्त महोदय नारनौल द्वारा सरकार को भेजी गई है। तो लगभग 6 साल हो गई। तो मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अटेली को उपमंडल घोषित करने का आश्वासन मुझे दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद माना है कि रिपोर्ट आई हुई है, मगर जैसे माननीय सदस्य ने बताया कि इतने इस सब डिवीजन से, इतने सब डिवीजन से गांव निकाले जाएंगे, तो क्या आने वाले समय में उन सब डिवीजन के अंदर जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया, विलेज के नंबर्स का क्राइटेरिया वो फुलफिल हो पाएगा? इसके ऊपर हम जल्द एक कमेटी FCR की अध्यक्षता में बनाएंगे जो इस पूरे सिलेक्शन मेथड को रिव्यू करके सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद ही कोई निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएगा। धन्यवाद। श्री संजय सिंह। स्पीकर साहब, क्वेश्चन नंबर 32 जी। सर, आंसर ले रहा हूं। स्पीकर साहब, हमारा जो सोना विधानसभा है, इसमें तावड़ू और सोना 2 सब डिवीजन लगते हैं। दोनों में किसी में मिनी सेक्रेटरी नहीं है और ये घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी और स्टार्टिंग की घोषणा है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये कितनी जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा? सर, 26/12/2022 में हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पत्र आया था कि लैंड अवेलेबिलिटी हो चुकी है। आर्किटेक्चर विभाग को नक्शे बनाने के लिए फाइल भेज दी गई है। जैसे ही अनुमान आ जाएगा कि लागत कितनी होगी, तो जैसे उसका टेंडर करके उसका काम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी भी है कि जहां पर ऑफिसर्स डिप्लॉय हो चुके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द से जल्द देकर आम जनता को भी उसका लाभ दिया। धन्यवाद। श्री विश्वनाथ सैनी जी। स्पीकर सर, 33 जी। सर, आंसर लेट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। हाँ जी, राजपाल जी। तो आंसर जो है टेबल कर दिया गया है। टेबल पर यहाँ कहाँ है? आपके इसमें देखो ना। मार दिया। ये तो अपना क्वेश्चन को पहले निकाल के रखना चाहिए। मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जितने भी तालाब हैं गांव के अंदर जो गंदे पानी के भरे खड़े हैं, पूरे हरियाणा का नहीं, कम से कम रदौर को तो बता दो वहां कितने स्मारक और उनका क्या इंतजाम किया या करोगे कि नहीं करोगे? रदौर हल्के के, हाँ जी, रदौर हल्के के जितने भी तालाब हैं जो गांव के अंदर हैं जिनमें गंदा पानी भरा पड़ा है, जो यानी के, और उनमें जो है उबड़ खाबड़ हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, भाई उनमें से कोई पौंड अथॉरिटी ने कोई आधा जोड़ ठीक किया या नहीं किया? अध्यक्ष महोदय, हमने हरियाणा पौंड अथॉरिटी के द्वारा पूरे प्रांत में 1615 तालाबों की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी है, जिसमें 1047.67 करोड़ रुपए की योजना बना दी गई है। और रदौर हल्के के अंदर 37 तालाबों की पौंड अथॉरिटी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी 29 करोड़ रुपए की, जो और एवरेज निकाला जाए तो 3 गुना ज्यादा है। रूरल डेवलपमेंट के द्वारा मनरेगा की 86 लाख की, कुल 48 केस आपके क्षेत्र के हैं 29.86 करोड़ की लागत से, जिन पे काम शुरू अभी चल रहा है। स्पीकर सर, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि वीर दौर के अंदर किसी में कोई एक आधा काम हो गया, योजना ही बन रही है? ये लिखा ना कि 3 का पूरा हो चुका, लिखा तो है। स्पीकर साहब, किसी भी काम करने के उनके नाम बता दें। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है, पूरा नाम बता होता है, फिर उसका काम होता है, प्रक्रिया है। जबकि इनके क्षेत्र की हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देके टेंडर प्रक्रिया में डाल दिया गया है और 37 तालाब इनके क्षेत्र के लिए रखे और उनपे सब पे 29 करोड़ रुपए की लागत से काम होगा। स्पीकर सर, जो ये कह रहे हैं मंत्री जी, ये सिर्फ इतना बता दें भी कौन कौन से गांवों के अंदर करे, पूरे पौंड अथॉरिटी के अंदर कौन कौन से गांव आए हैं जिनके अंदर काम कर रही है? वो तो आपने ही लिस्ट दी है।
हाँ जी, आपकी लिस्ट है, आपको लिस्ट भिजवा दूंगा मैं। नहीं तो लिस्ट क्या इसमें तो आपने लिस्ट दी थी 37 मैं तो पूछा भी लिस्ट को भिजवा दूंगा क्या, मैंने तो पहले यही पूछा आगे भाई वो नाम बताए। ऐसा है जो आपके क्षेत्र की लिस्ट में आपको भिजवा दूंगा। बजवाओगे क्या? एक भी हुए नहीं, एक भी बजवाओगे कहां थे आप? हाँ भाई मैं इनको बताता हूं, एक सेकंड प्रोग्राम भी पढ़ के बताने पड़ेंगे मुझे। ना है मेरे पास लिस्ट की। आप पढ़ो, आप देखना शुरू करो गांव के नाम। आपका है ब्लॉक जगाधरी का शमशान घाट पौंड, रदौर का SC पौंड, रदौर का नियर शमशान घाट, जगाधरी का दुसानी, जगाधरी का चौरान पौंड, करेला कुर्द, पंचनी SC नहीं, इनका कम आता है दो भी। ये लिस्ट जो है 37 इनकी 37 के तालाबों की लिस्ट आपके पास है। ये रदौर की है, ये रदौर की लिस्ट में आपको दे देता हूं, ये मेरे पास है। आपके हल्के के तालाब। धन्यवाद। ये लक्ष्मण सिंह यादव जी 3-4 सर, आंसर लेट ऑन द फ्लोर। सर, आपके माध्यम से डिप्टी सीएम साहब से सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि पिछली बार मैंने क्वेश्चन उठाया था पुल का, आज उसकी प्रशासनिक अनुमति भी दे दी, उसका पैसा भी सैंक्शन होगा, इसलिए आपका धन्यवाद भी करता हूं। और साथ में आपसे एक निवेदन भी करता हूं कि मेरे यहाँ एक छोटे से एरिया में ही 3 टोल लगा रखे हैं। एक तहसील से तहसील तक है, दूसरा जिले से जिले तक है, और तीसरा जो है नेशनल हाईवे का है। नेशनल हाईवे की मैं चर्चा नहीं करना चाहता, मैं तो स्टेट पे जो ये इस तरह से टोल लगा रखे हैं उससे इलाके में रोष है, लोग धरने पे बैठे हुए हैं। और ऐसे ऐसे टैक्स लगा रखे हैं स्कूल की बसों पे भी, जो कि स्कूल की बसें तो फ्री होती हैं, उस पे भी टैक्स है। कोई गोडा नवाने आ जाए उन गाड़ियों पे भी टैक्स है। मेरे क्षेत्र के छोटे मोटे कमर्शियल व्हीकल हैं उन पे भी टैक्स है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, पूरे हरियाणा में केवल 12 टोल है, केवल 12 टोल है, जिसमें से 3 मेरे हल्के में हो गए और 12 भी आपको तहसील से तहसील में है, राज्य मार्ग पे 3 है, इसलिए टोटल ही 12 है। मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी सीएम साहब से, केवल 12 ही है क्या हरियाणा में? कोई और कनेक्टिविटी है ही नहीं। तो इस तरह का अन्याय मेरे साथ ना करें, क्योंकि लोगों में, जनता में रोष है। मैं तो आपके लिए कई बार ये भी कहता हूं, अगर गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर, हम चाहने वाले हैं तेरे, इस कदर सताना ठीक ना कर। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर मेरे दो टोल हैं, या तो पूरे हरियाणा में सब लागू करें या मेरे भी इन दोनों टोलों को हटाने का काम करें। मेरा यही निवेदन आपसे। माननीय सदस्य ने जो बात कही, हरियाणा प्रदेश में जो हमारे स्टेट हाईवेज, MDR या जो अदर रोड्स हैं उनके ऊपर 12 कमर्शियल टोल प्लाजा है। कोई भी प्राइवेट व्हीकल पर PWD के 12 टोलों में टोल कलेक्शन नहीं हो। जो इन्हें बात कही कि स्कूल बसेस तो मुफ्त है, कमर्शियल नंबर प्लेट का कोई भी व्हीकल क्रॉस करेगा तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है। और जो इन्हें बात कही कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये पीछे भी एक डेलीगेशन मेरे से लेकर मिलकर गए थे, हमने उसमें एक टोल प्लाजा जो टोल प्लाजा 54 है उसको एग्जामिन कराया, और ये मैं आज अनाउंसमेंट करता हूं कि 1 मार्च से उसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर सरकार को जो वायबिलिटी कमर्शियल व्हीकल की है वो नहीं आ रही, और लोकल लेवल पर वहां पब्लिक को भी उसकी हिंड्रेंस आ। बचे हुए जो टोल प्लाजा है उनकी हम समीक्षा करा लेंगे। अगर वहां वायबिलिटी नहीं आती
कमर्शियल एक्टिविटी लिमिटेड है और लोकल रेजिडेंट्स को उसकी दिक्कत आती है, तो जरूर आने वाले भविष्य में उस पर विचार। सर एक मिनट गोभी जी, 1 मिनट। मेरा आपसे यही निवेदन है कि उसका भी आपने देख ही लिया, उसमें 1,41,00,000 के आसपास कलेक्शन इकट्ठी होती है, जबकि इतनी तो सैलरी भी है। और फिर बाकी तो मैं ये कहना चाहता हूं, वही क्यों जरूरी है? राज्य राजमार्ग पे 60 टोल है पूरे हरियाणा में, प्रमुख जिला मार्ग पे केवल 3 टोल है हरियाणा में, अन्य जिला मार्ग पे केवल 2 टोल है हरियाणा में। तो ऐसा मेरी विधानसभा में क्या ऐसी कमजोरी आ रही? लोग धरने पे बैठे हुए हैं। मैं डिप्टी सीएम साहब से कहना चाहूंगा, लोग मेरे कपड़े फाड़ रहे हैं, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, इसको भी 1 करोड़ क्या मायने रखता है? पूरा उसमें रोष है पूरी विधानसभा में। छोटी बसों की लाइनें लग जाती है पढ़ने वाले बच्चों की, 1,41,00,000 सारा टोल है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको भी हटाने का काम करें, या पूरे हरियाणा में सब रोड पर लागू कर दे। मैं बताऊंगा कहां से डिस्ट्रिक्ट का कनेक्टिविटी है, कहां से स्टेट से कनेक्टिविटी है, कहां से तहसील की कनेक्टिविटी है, मैं सारी बता दूंगा, तो सबको लगा दो। लेकिन बहन जी, मेरे पे ही क्यों इतना अत्याचार हो रहा है? मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं, मैं तो उस रोड से निकल भी नहीं पा रहा। क्या सारे सब या सबकी जांच करा ले, किस पे कितना पैसा लगता है, एक बार लगा के देख ले। लक्ष्मण जी, उनको जवाब दें जरा प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं अगले जो हमारी रिसेस के बाद की सिटिंग है, जो टीपी 53 की बात करें, जहां कलेक्शन जो है वो 1.5 करोड़ के लगभग है, उसकी भी एक रिव्यू कराकर उस पर सरकार निर्णय ले लेगी, और टीपी 54 को 1 माह से आप बंद के बीच में रोज जिला हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। और मैं कहता हूं, इतना दुर्भाग्य है जनता का कि लोकतंत्र के अंदर रोड सेस भी दो डीजल पे, और भी सारे रोड के टैक्स दो, और फिर ये टोल क्यों? और हमारे ऊपर तो जजिया टैक्स लगा हुआ है। अगर लक्ष्मण जी की बात मान रहे हो तो हमारे पे भी रिक्वेस्ट कर दो। सुभाष गांगुली जी 35 जी आंसर लोड। उन्होंने अध्यक्ष जी एग्जामिन कर रहे हैं, इसके बाद अध्यक्ष जी 3 अप्रैल 2022 को चीन सफीदों रोड के चौड़ीकरण की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, और 3 फरवरी 2023 को मैंने अधिकारियों से पूछा कि ताकि मैं क्वेश्चन लगा सकूं भाई क्या स्टेटस है। उन्होंने कहा कि जे आज तक इस रोड के लिए एस्टीमेट बनाने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। और मैंने क्वेश्चन लगाया, मेरे क्वेश्चन लगाने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू की गई, और वो जो प्रक्रिया की शुरुआत है वो एक्शन ऑफिस से होती है। आज तक उस एक्शन ऑफिस से इसका एस्टीमेट नहीं गया। तो कृपया करके, और उप मुख्यमंत्री जी ने जब मैंने समय सीमा की बात की तो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। मैं तो आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस रोड का चौड़ीकरण कब तक कर दिया जाएगा, इसकी समय सीमा जरूर तय की जाए। कम से कम काम शुरू कब तक हो जाएगा, इस बात की तो जरूर से जरूर समय सीमा तय करे। इसी प्रकार से मैंने 21 सड़कों की भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इनका मरम्मत का काम और चौड़ीकरण का काम होगा, लेकिन उन 21 सड़कों का भी अब तक एस्टीमेट एक्शन ऑफिस तक भी नहीं बना। उनमें से 3-4 सड़कें मैंने मेरे 25 करोड़ के कामों में दी, क्योंकि लोकल जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा जी आप पहले मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में से कुछ सड़कें दे दो। पहले तो वो सारी की सारी की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने जो ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो भी अपनी 25 करोड़ की मैं दे दी। वो जरूर एस्टीमेट हेडक्वार्टर पर आए हुए हैं, लेकिन मेरी जो बाकी 17-18 सड़कें हल्के की जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और जिनसे सफेदों का चौड़ीकरण का था, इसकी समय सीमा जरूर से जरूर तय की जाए। उप मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां माननीय सदस्य ने बात कही कि आज तक एस्टीमेट नहीं बना, इस सड़क का एस्टीमेट जो हमारे पास डीपीआर के माध्यम से आया वो 79 करोड़ का है, और इसके लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेज और हमें और अप्रूवल चाहिए होते हैं उसके लिए फाइल ऑलरेडी पुटअप कर दी गई है। आने वाले भविष्य में जैसे ही फॉरेस्ट से परमिशन आती है इसकी वाइडनिंग भी सड़क की हम करेंगे। ये सरकार की अनाउंसमेंट है और उसको पूरा किया जाएगा। जहां सड़कों की बात आई है, इनकी तरफ से 25 करोड़ की प्रायोरिटी में भी अब तक 15 करोड़ के ही डिमांड मेरे पास आई है।
मैं चाहूंगा जो आपकी ये 21 सड़कों की आप बात कर रहे हैं उनके अंदर वो 10 करोड़ के काम जल्दी से जल्दी भिजवाए, इस फाइनेंशियल ईयर में हम टेकअप करें। जो मैंने काम दिए हुए थे वो लगभग 23 साढ़े 23 करोड़ के दिए थे, उसमें से भी मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के काम अकेले 10 करोड़ के हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारे एक्शन और एससी ने ये कहा कि सर दोनों हो जाएंगी तो आपका जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि सड़कें इतनी टूटी हुई हैं। और कम से कम मैं ये तो जरूर चाहूंगा, एक तो आज से रामनगर की सड़क है, लोगों ने उसके ऊपर से अल्टरनेट रास्तों पर जाना शुरू किया, वो मुख्यमंत्री की घोषणा में भी है, मेरे 25 करोड़ में भी है। और कम से कम उस सड़क की और जो जीन सफेदों का चौड़ीकरण है इसका टाइम बाउंड जरूर से जरूर अध्यक्ष जी करवा जाए, क्योंकि 10 महीने में मैं कोई वो नहीं कह रहा, 10 महीने में मेरा क्वेश्चन जब एक्शन ऑफिस में गया या इंजीनियरिंग सेल में गया उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ, पूरे 10 महीने तक इसके ऊपर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ, कम से कम एस्टीमेट बनाने का भी काम शुरू नहीं हुआ था। तो कम से कम अब काम कब तक शुरू हो जाएगा इसका जरूर टाइम बाउंड किया जाए। एक मिनट जी, इसी से मुतल्लक है जी, मेरा जींद का ही है जी। ना सारे पूरे हरियाणा की सड़कें होंगी ना ऐसे नहीं, पूरे हरियाणा की सड़कें होंगी फिर ना सबके सारे हरियाणा में सड़कें हैं। अध्यक्ष महोदय, आज कहना कि टाइमलाइन किस दिन काम शुरू हो जाएगा, ये फॉरेस्ट की क्लियरेंस के बाद ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा, माननीय सदस्य ने जो हाट की सड़क की बात कही है, मैं चाहूंगा हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर माननीय सदस्य भी खुद देख सकते हैं कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डल चुका है। टेंडर प्रक्रिया में जितना समय लगेगा उस अवधि को हम शॉर्ट लाइन भी नहीं कर सकते, मगर उसके बाद प्रक्रिया जो कंस्ट्रक्शन की है वो शुरू सर उनमें तो कोई वो नहीं होता। जो 17 सड़कें बची हुई हैं, 5-6 तो मैंने मेरे 25 करोड़ में दे दी, जो 17 सड़कें बची हुई है उनका तो कम से कम टाइम बाउंड कर पहले ये तो वर्णन दो श्री हरविंदर कल्याण जी। Uh, 36 number on the floor. स्पीकर सर, मेरे विधानसभा में एक गर्ल्स कॉलेज का कार्य अभी रुका हुआ है और मैंने जो जानकारी ली थी तो मुझे माननीय उप मुख्यमंत्री ने जो जवाब मुझे मिला है उसमें उन्होंने कहा है कि वर्तमान में कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय ने संविदा एजेंसी के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया है। ये सही है कि मामला सब जुडिस है, मगर मैं इसमें कहना चाहूंगा कि यह भी सही है कि उस एजेंसी ने फ्रॉड किया हुआ है जो जग जाहिर है। और मेरे विधानसभा में ही एक और एनसीसी एकेडमी, वो भी इसी एजेंसी के पास वो काम है, वो भी रुका हुआ है। तो मेरा स्पीकर सर ये कहना है कि बलपूर्वक इसमें कोई विषय नहीं है, विभाग एक क्लियर स्टैंड ले, क्योंकि वो एजेंसी जो है अभी पिछले दिनों में विजिलेंस ने भी उसके ऊपर इंक्वायरी की है किसी हैफिड के मामले में। तो जब आर्बिट्रेशन संभव नहीं है तो विभाग एक एफिडेविट कोर्ट में फाइल करे और आगे नियमों के अनुसार उस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करके रीटेंडरिंग करके और इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का काम करे। इतना मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी, 65% इस संस्था का काम हो चुका था और उसके बाद इंक्वायरी करेगी। इसके अंदर बजट अनुमान से ज्यादा लागत लगाई गई थी, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने कोरेसिव एक्शन के लिए मना। शिक्षा, आशा, जन स्वास्थ्य